सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा व्याकरण के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले बच्चों हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उच्चारित ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वह ध्वनियां वर्ण का रूप ले लेती हैं। अर्थात प्रत्येक ध्वनि तथा इसके ध्वनि चिन्ह दोनों को वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वही वर्ण कहलाती है। क्यों? क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बोलते समय हम जो मुख से ध्वनियां निकालते हैं, उच्चारित करते हैं, उन उच्चारित ध्वनियों को जब हम लिपिबद्ध करते हैं यानी कि लिखने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये ध्वनियां वर्ण का रूप ले लेती हैं। अर्थात प्रत्येक ध्वनि तथा उसके ध्वनि चिन्ह दोनों को वर्ण कहते हैं। यानी कि जितनी भी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उनके उस ध्वनि को और उनके ध्वनि चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा का मौखिक और लिखित रूप दोनों रूपों का प्रतीक है। तो इसलिए वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो वर्णों के जो समूह होते हैं उन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो समूह हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो पहले स्वर के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में यानी कि बोलते समय हमारे मुख से मतलब हम बिना किसी रुकावट के उसे बोलते हैं, कोई हवा मुख से जो हवा निकलती है बिना किसी रुकावट के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, का उच्चारण करके स्वयं देखिए, ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। हिंदी में कितने? 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, तो ये क्या है हमारे? ये हमारे स्वर हैं। इनमें से एक एक स्वर का उच्चारण करके देखें तो ज्ञात होगा कि इनके उच्चारण में एक समान समय नहीं लगता। कुछ में कम, कुछ में अधिक और कुछ में और भी अधिक समय लगता है। इस आधार पर स्वरों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हम ये स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो किसी स्वर के उच्चारण में कम समय लग रहा है, किसी में ज्यादा समय लग रहा है और किसी में बहुत ही ज्यादा समय लग रहा है। तो इन उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और चौथा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर जो है उनके उच्चारण में यानी कि उनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। अब अगला है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। यानी कि अब दीर्घ स्वर को बोलने में हमें कितना? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे दीर्घ स्वर है। अब अगला है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। लिखते समय स्वर के आगे यह चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। यानी कि अब ये जो प्लुत स्वर है उनको दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है बोलने में। जैसे ओम। अब प्रायः इनका प्रयोग नहीं होता। अब इनका प्रयोग ज्यादातर नहीं किया जाता। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब इनका स्वरूप बदल जाता है। यानी कि जब स्वरों को हम किसके साथ? व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो उनका रूप हम बदल देते हैं।
स्वर के इस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है, यानी कि जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजनों में मिलाकर करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो स्वर के इस बदलते रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्वर दिए गए हैं और उनकी मात्राएं और उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है लेकिन फिर भी वो हर व्यंजन के साथ लगाया जाता है। जैसे क, ल, कल। ऐसे ही आ की मात्रा और उससे बनने वाले शब्द आम, बाजा। ऐसे ही ई की मात्रा और उससे बनने वाले शब्द शिव, बिन। ऐसे ही ई की मात्रा और उससे बनने वाले शब्द है चीनी, भीनी। ऊ की मात्रा और उससे बनने वाले शब्द धुन, बुन। ऐसे ही ऊ और ऊ की मात्रा और उससे बनने वाले शब्द है दूर, जून। ऐसे ही री की मात्रा कृषक, कृपा। ए की मात्रा तेरा, देव। ए की मात्रा गैर, सैर। ओ की मात्रा मोहन, शोर। ओ की मात्रा मौत और कौन। हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हर स्वर की अपनी अलग अलग मात्रा के चिन्ह है और उनका जब हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से शब्दों में उनका प्रयोग किया जाता है। अब अगला है अयोगवाह। अयोगवाह वे ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इनका प्रयोग स्वरों के ठीक बाद किया जाता है। ये दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो ये जो अयोगवाह है वो ना तो ये व्यंजन कहलाते हैं और ना ही ये स्वर कहलाते हैं। और इनका प्रयोग कब किया जाता है, स्वरों के ठीक बाद किया जाता है। और इनके ये दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। जैसे इसका उच्चारण केवल नासिक से किया जाता है, यानी कि नाक से। जैसे अंत, कंठ, गंदा। ऐसे ही विसर्ग है, इसका उच्चारण स्वर के ठीक बाद ह जैसा होता है, जैसे प्रायः, अतः। अब अगला है व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण के समय हवा कुछ रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है। अब यानी कि व्यंजनों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, हम स्वरों की सहायता से इसको उच्चारित करते हैं। जैसे हिंदी में कितने 33 व्यंजन वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, च, ज आदि। अब व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं। व्यंजन वर्णों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। ये 5 वर्गों में बांटे गए हैं। जैसे पहला है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। अब ख है अथस्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जो व्यंजन स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य स्थिर होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये 4 हैं, जैसे य, र, ल, व। ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन। ऐसे ही अगला है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख से रगड़ खाकर निकलती है तथा ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ये 4 हैं, श, श, स और ह। अब हम देखेंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि जब दो व्यंजनों को मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे है श जमा र, श्र। तो ये एक व्यंजन बना और इससे बनने वाले शब्द हैं श्रम, श्रीमान। ऐसे ही अगला है क जमा श, क्ष। इससे बनने वाले शब्द हैं कक्षा, शिक्षा।
ऐसे ही अगला है ज जमा य ज्ञ, तो इससे बनने वाले शब्द हैं विज्ञान, अनभिज्ञ। अब अगला है त जमा र त्र, और इससे बनने वाले शब्द हैं मात्र, त्रिकोण। इनके अतिरिक्त हिंदी में ड़ और ढ को का प्रयोग भी किया जाता है। अब अगला है द्वित्व व्यंजन। जब समरूप स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हो तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब स्वर रहित, यानी कि जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता, और स्वर युक्त यानी कि जिस व्यंजन में स्वर होता है, उनको एक साथ बोला जाए तो वो हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बच्चा, पक्का, सच्चा, पट, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ये हमारे द्वित्व व्यंजन। अब अगला है व्यंजन संयोग। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना रूप व्यंजन संयोग कहलाता है। जैसे बुद्धि, लट्ठा, ब्रह्मा, चिन्ह। अब अगला है व्यंजनों के संयुक्त तथा द्वित्व रूप में परिवर्तन। कुछ संयुक्त एवं द्वित्व व्यंजनों के प्रचलित रूपों को अब बदल दिया गया है। उनके स्थान पर अब निम्न मानक रूप प्रचलन में आ गए हैं। जैसे पुराना रूप है प्रसिद्ध और मानक रूप प्रसिद्ध। वृद्धि, वृद्धि, विद्या, विद्या, द्वार, द्वार, चिन्ह, चिन्ह, पद, पदम, बुद्धि, बुद्धि, गड्ढा, गड्ढा। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ पुराने संयुक्त व्यंजनों को किस प्रकार से मानक रूप देकर उनमें बदलाव किया गया है। अब अगला है श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। कौन कौन से? अल्पप्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क, ग, र, च, छ, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे अल्पप्राण व्यंजन है। और अब दूसरा है महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये है ख, घ, छ, झ, ट, ड़, ढ, थ, ध। तो यहाँ पे ये कौन से व्यंजन है? ये हमारे महाप्राण व्यंजन है। अब है अगला वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान 6 है। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक। वर्णों के उच्चारण स्थान और नाम को निम्नलिखित तालिका द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे वर्ण है अ, आ, क, वर्ग और विसर्ग। इनको किस प्रकार से कंठ द्वारा उच्चारण स्थान इनका है कंठ और नाम है कंठय। ऐसे ई, च वर्ग और य, श तालु से बोला जाता है और वही इसका नाम है तालव्य। ऐसे री, ट वर्ग, र, ट वर्ग, र, श मूर्धा, इसे बोलेंगे मूर्धन्य। अगला है त वर्ग, ल, स दंत, दंत्य। उ, प वर्ग, ओष्ठ, ओष्ठ्य। अंग, य और ण, न, म, अंग, अंग, नासिक और नासिक्य। ए, कंठ तालु यानी कि कंठ तालव्य। ओ, कंठ ओष्ठ यानी कि कंठोष्ठ्य। व, दंत जमा ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ्य। ह, स्वर यंत्र यानी कि स्वर यंत्रीय। अब वर्णों से संबंधित प्रमुख अशुद्धियां। ह्स्व की जगह दीर्घ तथा दीर्घ की जगह ह्स्व स्वर का प्रयोग। बीमारी, बीमारी, बीमारी। श्रीमती, श्रीमती। मुनि, मुनि, मुनि। अतिथि, अतिथि। आधे अक्षर की जगह पूरे अक्षर का प्रयोग।
कार्ड, कारड, बल्ब, बलब, ईश्वर, ईश्वर। अब पूरे अक्षर की जगह आधे अक्षर का प्रयोग। गलत, गलत, नरक, नर्क, परत का परत। अब र से संबंधित अशुद्धियां। कर्म, कर्म या कर्म, पृथक, पृथक, कृपा, कृपा, कृपा या कृपा, धर्म, धर्म या धर्म, ट्रक, ट्रक या ट्रक। अब है संयुक्त व्यंजनों की उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। क्षत्रिय, क्षत्रिय, पुत्र, उत्तर, परीक्षा, परीक्षा, लक्ष्मण, लक्ष्मण। अब है अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। हंस, हंस। तो हमने यहाँ पे कुछ अशुद्धियां देखी अलग अलग वर्णों के आधार पर। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।